नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 11th में हमारा चौथा चैप्टर गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन चल रहा था, जिसमें हमने गति का पहला नियम देख लिया, गति का दूसरा नियम देख लिया और आज के इस वीडियो में हम गति का तीसरा नियम देखने वाले हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में गति के तीसरे नियम के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गति का तीसरा नियम है क्या, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर देखेंगे। अंत में इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। गति का तीसरा नियम, पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं गति का पहला नियम और दूसरा नियम क्या कहता है। देखिए, गति का प्रथम नियम, जिसमें हमने देखिए क्या क्या देखा था। इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, अर्थात स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है, गतिशील वस्तु गतिशील रहना चाहती है और जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में गति करना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अर्थात यदि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो उसका विरोध करती है। अवस्था का मतलब यहां पर है स्थिर अवस्था, गतिशील अवस्था और दिशा की अवस्था। जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में ही रहना चाहती, ये हमने पहले नियम में देखा था। गति का जो द्वितीय नियम था, जो कि हमें बल का सूत्र देता है, वो हमें यह कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये हमने गति के दूसरे नियम में पढ़ा और आज के इस वीडियो में हम गति का तीसरा नियम देखेंगे। गति का तीसरा नियम हमें यह कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल या की गई क्रिया ठीक उसी प्रकार से एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर क्रिया होती है तो दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर भी प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों यहां पर बल है। चलिए मैं एक बार आपके सामने स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर उसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। क्या है, इस नियम के अनुसार थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आप ध्यान देंगे। किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, इस बल को हम कहते हैं क्रिया। इस बल को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहा जाएगा। कि एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, इसको हम कहते हैं क्रिया। लगाया गया बल दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर वह विपरीत दिशा में होता है। एक एक करके इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे। बराबर
वह विपरीत दिशा में होता है। बराबर और विपरीत दिशा में होता है। तो देखिए, पहली वस्तु के द्वारा दूसरी पर लगाए गए बल को हम कह रहे हैं क्रिया, और दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को हम कहेंगे प्रतिक्रिया। तो यहां पर दो दो बल काम कर रहे हैं, पहली के द्वारा दूसरी पर, दूसरी वस्तु के द्वारा पहली पर। दोनों बलों का परिमाण समान होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। तो देखो, बल का मान बराबर होगा जबकि डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इनसे रिलेटेड एक एक करके सभी बिंदुओं को क्लियर करना है। तो देखिए, पहला काम तो यही है, क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। देखिए, पहली के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया जो बल है उसको हमने क्रिया कहा, तो ये तो दूसरी वस्तु पर लगा। फिर क्या है, दूसरी के द्वारा पहली पर लगाया गया बल, उसको हमने प्रतिक्रिया कहा। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। तो ये पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है, क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। अलग अलग वस्तुओं पर, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। क्रिया अलग वस्तु पर काम कर रही है, प्रतिक्रिया अलग वस्तु के ऊपर कार्य करती है। क्रिया और प्रतिक्रिया का परिमाण समान होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों का परिमाण क्या होगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का परिमाण समान होता है। परिमाण समान होता है, दोनों का मान समान होगा। और विद्यार्थियों, डायरेक्शन भी एक दूसरे के विपरीत होती है। डायरेक्शन भी क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत। तो क्रिया और प्रतिक्रिया की दिशाएं भी एक दूसरे के विपरीत होगी। तो क्रिया और प्रतिक्रिया की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया की दिशा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया की दिशा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया की डायरेक्शन या दिशाएं, दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के विपरीत होती है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत होगी, अपोजिट होगी। यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है, तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ लेते हैं। जैसे पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगने वाले बल को मैं लिख रहा हूं, पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल है F21। इसका मतलब पहली के द्वारा दूसरी पर लगाया गया बल, और दूसरी के द्वारा पहली पर लगाए गए बल को मैं लिख रहा हूं F12 से। तो दोनों बलों का परिमाण क्या होता है, पहला जो स्टेटमेंट है वो हमें यही कहता है, ये अलग अलग वस्तुओं पर काम करता है। ये दूसरी वस्तु पर काम कर रहा है, ये पहली वस्तु पर काम कर रहा है। फिर है कि क्रिया और प्रतिक्रिया का परिमाण समान होता है। दोनों का परिमाण क्या है, F21 वेक्टर और F12 वेक्टर। दोनों का जो परिमाण है, परिमाण को हम इस तरीके से मापांक लगाकर लिखेंगे, तो दोनों का परिमाण क्या है, समान है। पहली के द्वारा दूसरी पर, दूसरी के द्वारा पहली पर लगाए गए बलों का परिमाण समान होता है। अब देखो, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। ये जो F21 वेक्टर है, इसका एकांक सदिश हमने इस तरीके से लिख दिया है, इसका एकांक सदिश को ऐसे लिख दिया है, और एक नेगेटिव साइन हमने लगा दिया। इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1,
ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इनकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम में ये क्रिया और प्रतिक्रियाएं अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, परिमाण समान होता है। ये इतनी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। और इसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से लिख सकते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को गणितीय रूप में किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप 2 1 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर, इस तरीके से हम इसको गणितीय रूप में लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए आप, ये दूसरी वस्तु पर, ये पहली वस्तु पर, और ये नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है, दोनों का मान बराबर है, वो हमें बता रहा है कि इनका परिमाण समान है। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं कि देखिए इस प्रकृति के अंदर बल है, वो अकेले बल नहीं पाए जाते, बल युग्म के रूप में ही पाए जाते हैं। जहां क्रिया होगी वहां पर अवश्य ही प्रतिक्रिया होगी। आप एक अकेले बल का अस्तित्व नहीं होता। एक बल लग रहा है तो देखो आप किसी एक वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु वापस आपके ऊपर भी बल लगाएगी। तो अकेले बल का अस्तित्व नहीं होता, या प्रकृति के अंदर बल युग्म में पाए जाते हैं। तो देखो एक महत्वपूर्ण लाइन है, प्रकृति में अकेले बल का अस्तित्व नहीं होता, अकेले बल का अस्तित्व, अकेले बल का अस्तित्व नहीं होता है, नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि बल है वो युग्म में पाए जाते हैं, जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब देखिए, अर्थात बल युग्म में पाए जाते हैं, बल युग्म में पाए जाते हैं। बल किस में पाए जाएंगे? युग्म। युग्म का मतलब हो गया जोड़ा, और जोड़ा का मतलब हो गया दो होंगे, तो दो बल होंगे, एक तो क्रिया, दूसरा क्या होगा? प्रतिक्रिया। अकेले बल का अस्तित्व नहीं होता है। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकृति के अंदर जैसे मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं, ये अपनी पृथ्वी है, ये कोई दूसरा पिंड है, ये बहुत भारी पिंड है, ये बहुत हल्का पिंड है, तो ये इसको इधर खींचेगी तो ये वाला पिंड भी इस पृथ्वी को इधर खींचेगा। दोनों का परिमाण समान होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। आप ये मत समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पेन को छोड़ दिया तो पृथ्वी इसको खींचेगी, तो पृथ्वी इसके ऊपर जितना बल लगा रही है, पेन भी उस पृथ्वी के ऊपर उतना ही बल लगाता है। दोनों बलों का परिमाण समान होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। लेकिन देखो पेन पृथ्वी की ओर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान काफी ज्यादा है, वो पेन की ओर नहीं आएगा, और इस पेन का द्रव्यमान कम होने की वजह से इसका त्वरण इसका अधिक होगा, वो उसकी ओर गति करेगा। हालांकि दोनों बलों का परिमाण समान होगा। क्लियर? और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे आप क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को समझ सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ अपनी जिंदगी में काम में आने वाले व्यवहारिक उदाहरण आपके सामने रख देता हूं। पहला तो एग्जाम्पल हमारे पास में है तैरते समय, तैराकी में। इसमें तैराकी में देखिए, तैराकी में क्या होता है? जो तैराक है वो अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलता है, पानी को पीछे धकेलेगा, पानी तैराक को आगे धकेलता है। तो देखो क्या करता है तैराक, क्या करता है? तैराक बल लगाता है पानी पर। तैराक किस पर बल लगाता है? पानी पर। और पानी किस पर बल लगाएगा? फिर अपोजिट डायरेक्शन में पानी है वो बल लगाएगा तैराक पर। ठीक है, ये जो तैराक पानी पर बल लगाता है, ये लगाता है पीछे, इधर लगाएगा, पीछे की ओर धकेलेगा, पानी तैराक को धकेलेगा आगे की ओर। तो तैराक जैसे जैसे
पानी को पीछे धकेलता है, पानी तैराक को आगे धकेलता है। बात करते हैं रॉकेट। रॉकेट में क्या होता है? यह भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर ही आधारित है। रॉकेट ऊपर, रॉकेट किधर जाएगा? तो देखो, रॉकेट धुएं पर बल लगाएगा, धुआं रॉकेट पर बल लगाएगा, इस कारण से रॉकेट की गति आगे बढ़ पाती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहां पर लागू होता है। फिर देखें बंदूक का प्रतिक्षेप वेग। जब बंदूक में देखिए क्या है कि यहां से गोली दागी जाती है, यहां से हम क्या दाग रहे हैं? गोली। तो गोली तो जाएगी आगे, बंदूक जाएगी पीछे। गोली के द्वारा बंदूक पर बल लगेगा, क्रिया। गोली के द्वारा बंदूक पर बल लगेगा, प्रतिक्रिया। इस कारण से जब गोली दागी जाती है तो बंदूक भी पीछे की ओर गति करती है, जबकि गोली आगे की ओर गति करती है। तो क्रिया होती है, तत्पश्चात प्रतिक्रिया भी होती है। हर जगह अकेले बल का अस्तित्व नहीं होता। कई बार अपन वो उस क्रिया को देख लेते हैं, प्रतिक्रिया हमें प्रेक्षित नहीं होती, दिखाई नहीं पड़ती, लगती जरूर, होती जरूर है, बट वो हमें प्रेक्षित नहीं होती। जैसे मैंने आपको इस पेन का एग्जांपल दिया, पेन और पृथ्वी के बीच में यहां पर बल काम कर रहा है, तो इसको छोड़ देंगे तो पृथ्वी इसको खींचती हुई नजर आएगी, पृथ्वी इसकी ओर आती हुई नजर नहीं आएगी। हालांकि दोनों काम कर रहे हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपने छोटी क्लास में एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि ये पानी है और ये आपके पास में कोई छोटी नाव है और आप यदि इसके किनारे पर कूद रहे हैं तो इसके किनारे पर कूदते समय क्या करेंगे? इस नाव पर पीछे की ओर धक्का मारेंगे तो नाव इस व्यक्ति के ऊपर आगे की ओर धक्का मारेगी। ये नाव पर बल लगेगा तो ये इस व्यक्ति के ऊपर बल लगेगा। आगे बात समझ में क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। तो हर एक क्रिया के साथ में प्रतिक्रिया होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, परिमाण समान होता है, अलग अलग वस्तुओं पर यह कार्य करती है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हमारे पास में ऐसे अन्य एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, समझेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने गति का तीसरा नियम देखा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको कहा जाता है, जिसका हमने अच्छे से अध्ययन किया, समझा। और ये थे विद्यार्थियों गति के नियम, जिसको हमने 3 अलग अलग वीडियोज में देखे हैं, पहले नियम, दूसरे नियम और तीसरे नियम को। आने वाले जो वीडियोज है उसमें हम बात करेंगे संवेग की, संवेग संरक्षण की, संवेग पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। रॉकेट नौदिन का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, उसको भी हम आने वाले वीडियोज में देखने वाले हैं। उसके पश्चात हम बल का अच्छे से अध्ययन करेंगे, और उसके पश्चात हम यांत्रिकी में कौन कौन से बल यूज में आएंगे और घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है अभी बहुत कुछ बाकी है, इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए, आप हमारे साथ में यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।